Dear student, very good evening. I am Professor Sanjay Kumar Jatav, MBD Government College, Kushalgarh. Today I am going to teach you about the introduction of Henrik Ibsen. प्रिय छात्रों, आज मैं आपको प्रसिद्ध नाटककार और एक कवि हु बिलोंग्स टू द कंट्री ऑफ नॉर्वे, जो कि नॉर्वे के देश से संबंध रखते हैं। कहाँ के हैं हेनरिक इब्सेन? नॉर्वे के। तो हेनरिक इब्सेन वॉज ए नॉर्वेनियन ड्रामेटिस्ट एंड पोइट। हेनरिक इब्सेन नॉर्वे के एक नाटककार और कवि के रूप में जाने जाते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द इंट्रोडक्शन ऑफ हेनरिक इब्सेन। हेनरिक इब्सेन का आज मैं आपको परिचय पढ़ाने जा रहा हूँ। हेनरिक इब्सेन इन फुल, हेनरिक जोहान इब्सेन। अगर उसका पूरा नाम तो हेनरिक जोहान इब्सेन। अंग्रेज़ों में क्या है, पिताजी का नाम जो बीच में आता है, तो इसका नाम था हेनरिक इब्सेन। पिताजी का नाम भी जोड़ा इसने, हेनरिक जॉन इब्सेन। जिस प्रकार सचिन तेंदुलकर था, उसका पूरा नाम सचिन रमेश तेंदुलकर, रमेश पिताजी का नाम। तो ये परंपरा रही है कि बीच में जो है नेम के अंदर वो पिताजी का नाम होता है। हेनरिक इब्सेन इन फुल, हेनरिक जोहान इब्सेन, बॉर्न मार्च 20, 1828, स्केन, नॉर्वे। तो हेनरिक जोहान इब्सेन, जिनका जन्म 20 मार्च 1828 को नॉर्वे के स्केन नामक जगह पर हुआ, एंड डाइड May 23, 1906, और उनकी मृत्यु 23 मई 1906 को क्रिस्टीनिया फॉर्मरली क्रिस्टीनिया, नाउ ओस्लो। पहले इस जगह का नाम था क्रिस्टीनिया, और अब ओस्लो के नाम से जानी जाती है। जैसे बॉम्बे का नाम ज़माने में अब बदल कर मुंबई हो गया, कलकत्ता का नाम है जो कैलकटा हो गया, मद्रास का नाम आज के ज़माने में चेन्नई हो गया है। इसी प्रकार एक समय में ओस्लो जो आज जाना जाता है उसको क्रिस्टियानिया कहा जाता था, क्रिस्टिनिया। मेजर नॉर्वेनियन प्लेराइट ऑफ द लेट 19th century who introduced to the European stage a new order of moral analysis that was placed against a severely realistic middle class background and developed with economy of action, penetrating dialogue and rigorous thought। अब हेनरिक इब्सेन की इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं बताई गई हैं कि ही वॉज मेजर नॉर्वेनियन प्लेराइट, एक प्रमुख नॉर्वेनियन नाटककार था ऑफ लेट 19th century, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी कि लगभग 1860 से लेकर और 19वीं शताब्दी तक लगभग 30-40 साल उत्तरार्ध 19वीं शताब्दी के अंदर प्रमुख नॉर्वेनियन प्ले राइट नाटककार के रूप में हेनरिक इब्सेन को जाना जाता है। हु इंट्रोड्यूस टू द यूरोपियन स्टेज, जिसने यूरोपीय रंगमंच के अंदर ए न्यू ऑर्डर ऑफ मोरल एनालिसिस, एक नैतिक विश्लेषणों का जो नई व्यवस्था, उसको इंट्रोड्यूस किया, यानी उसको शुरू किया। एंड दैट वाज प्लेस्ड अगेंस्ट ए सीवियरली रियलिस्टिक मिडिल क्लास बैकग्राउंड, दैट वाज प्लेस्ड अगेंस्ट, और ये जो न्यू ऑर्डर ऑफ मोरल एनालिसिस था, यानी कि नैतिक विश्लेषण का जो एक नई व्यवस्था थी, नवीन व्यवस्था थी, ये किसके अगेंस्ट में थी? ए सीवियरली रियलिस्टिक मिडिल क्लास बैकग्राउंड, एक बिल्कुल जिसको कहते हैं एक कट्टर वास्तविकता मध्यम वर्गीय जो परिवार होता है, एक वास्तविक मध्यम वर्गीय परिवार के विरुद्ध उन्होंने यूरोपियन स्टेज में, यूरोपियन रंगमंच पर जहाँ नाटक प्ले किए जाते थे, जहाँ नाटक खेले जाते थे, यूरोपियन स्टेज के अंदर उन्होंने नैतिक विश्लेषण की एक नई व्यवस्था को शुरू किया। एंड डेवलप्ड विद इकोनॉमी ऑफ एक्शन,
और डेवलप्ड विकसित किया विद इकोनॉमी ऑफ एक्शन, अर्थक्रिया, जो अर्थव्यवस्था है उसके कार्यों द्वारा, यानी कि इसके नाटकों में जो थीम है या इसके जो पोएम है वो उसके अंदर क्या है, मनी का एक अपना रोल है, पैसे का एक अपनी अहमियत है, एक सिग्निफिकेंस है, एक महत्वपूर्णता है। पेनिट्रेटिंग डायलॉग और छू लेने वाले संवाद, डायलॉग कहते हैं संवाद को, इसके जो ड्रामा है उसके अंदर जो संवाद इन्होंने लिखे हैं हेनरिक जोहान इब्सेन ने, वो कैसे डायलॉग हैं, प्रभावित करने वाले, पेनिट्रेट करने वाले, टच करने वाले डायलॉग संवाद हैं। एंड रिगोरस थॉट, और रिगोरस मतलब एक तरह से क्रांतिकारी थॉट, विचार, एकदम क्रांतिकारी विचार, उच्च विचार, उग्र विचार जिसको कहते हैं रिगोरस। सम नोटेबल वर्क, कुछ महत्वपूर्ण जो नोटेबल वर्क हैं हेनरिक इब्सेन के, उनमें हेडा गेवलर, ए डॉल्स हाउस, रोसमर शॉम, पियर जेंट, ब्रांड, घोस्ट, द लेडी फ्रॉम द सी, एन एनिमी ऑफ द पीपल, द विल्ड डक और लिटिल एयॉल्फ, ये कुछ उसके जो महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं वो हैं। हेडा गेवलर के अंदर उसने दुनिया का सर्वाधिक नोटोरियस कैरेक्टर को क्रिएट किया है, नोटोरियस शैतानी कैरेक्टर, शरारती कैरेक्टर जो शरारत करता है, सबसे ज़्यादा कुख्यात हेडा गेवलर के अंदर उसने प्रयोग किया। तो ये हेनरिक जोहान इब्सेन के द्वारा रची गई कुछ मुख्य कृतियाँ हैं। उनकी स्टाइल रियलिज्म यथार्थवादी स्टाइल है, यानी कि वो अपने जो कृतियाँ हैं, अपनी पोइम्स हैं, अपने ड्रामा, उनके अंदर कुछ हाईली इमेजिनेटिव आइडियाज़ का प्रयोग नहीं करते, जो कल्पना शक्ति का बिल्कुल नहीं। उनका जो स्टाइल है, उनकी जो लेखन शैली है वो रियलिज्म, यथार्थता को प्रकट करती है। अर्ली लाइफ, हेनरिक इब्सेन का जो प्रारंभिक जीवन है, इब्सेन वाज बोर्न एट स्केन, स्केन में इब्सेन का जन्म हुआ, ए स्मॉल लम्बरिंग टाउन ऑफ सदर्न नॉर्वे, और दक्षिणी नॉर्वे यानी नॉर्वे देश के दक्षिणी भाग में, और एक छोटा सा लम्बरिंग टाउन पर्वतीय कस्बा है। हिज फादर वाज ए रिस्पेक्टेड जनरल मर्चेंट इन द कम्युनिटी, और उसके पिता एक आदरणीय, सम्माननीय, एक सामान्य व्यापारी थे इन द कम्युनिटी, समाज के अंदर, अंटिल 1836। 1836 तक हेनरिक इब्सेन के जो पिता थे जॉन इब्सेन, वो क्या थे, एक रिस्पेक्टेड जनरल मर्चेंट, एक सम्माननीय और एक सीधे साधे व्यापारी। When he suffered the permanent disgrace of going bankrupt, when he suffered, और जब वो भुगते या जब वो पीड़ित हुए, किससे, द परमानेंट डिस्ग्रेस ऑफ गोइंग बैंकरप्ट, के स्थायी रूप से कलंकृत करने वाली जो दिवालियापन, बैंकरप्ट यानी कि आदमी जब कंगाल हो जाता है, उस स्थिति को कहते हैं कि ना तो पैसे की, देखो इसीलिए तो इब्सेन के उसमें लाइन आई थी शुरू में कि इब्सेन ने जो अपनी वो कृतियाँ हैं उनके अंदर उसने किसका, मनी, पैसे को एक इम्पोर्टेंस दिया है। क्यों, इसके जीवन पर भी पैसे का प्रभाव पड़ा जब इसके पिता 1836 के बाद एक स्थायी रूप से डिस्ग्रेस, कलंकित करने वाली बैंकरप्सी, कंगाली से और पीड़ित हुए। पैसा बिल्कुल पास में नहीं, गृह खर्च चलाना मुश्किल, दवा दारू के लिए पैसा नहीं, रीति रिवाजों को निभाने के लिए, तीज त्योहारों को निभाने के लिए पैसा नहीं, ढंग के कपड़े पहनने के लिए पैसा नहीं, अच्छा खाना खाने के लिए पैसा नहीं, कुछ सजने संवरने के लिए जो वो है उसके लिए पैसा नहीं, कुछ सुविधाएं, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी,
तो ये सारी चीज़ों से जब व्यक्ति वंचित रहता है तो ही इज़ कॉल्ड ए बैंकरप्ट पर्सन। बैंकरप्ट कंगाल व्यक्ति कहते हैं उसको जिसके पास पैसा नहीं होता है। सन 1836 तक हेनरिक जॉन इब्सेन के पिताजी एक स्थायी रूप से कलंकित करने वाली कंगाली से और पीड़ित हुए, यानी कि भयंकर कंगाली आ गई परिवार। एज ए रिजल्ट, और उसका परिणाम हुआ, ही सैंक इनटू ए क्यूरोलस पेन्योरी। ही सैंक, वो डूब गए, इनटू ए क्यूरोलस पेन्योरी। पेन्योरी कहते हैं गरीबी को, भीषण गरीबी के अंदर, और वो डूब गए। ठीक है, क्यूरोलस एकदम जवाबदेही जो गरीबी होती है। विच हिज वाइफ्स विदड्रॉन एंड सेम्बर रिलीजियसटी डिड नथिंग टू मिटिगेट। विच हिज वाइफ, और उसकी पत्नी ने विदड्रॉन एंड सेम्बर रिलीजियसिटी, काफ़ी धार्मिक, उसकी पत्नी ने बहुत धार्मिक कर्मकांड क्रियाकांड किए। डिड नथिंग टू मिटिगेट, लेकिन किसी प्रकार का परिवार के अंदर जो प्रगति या प्रोग्रेस थी वो नहीं हो पाई। देयर वॉज नो रिडीमिंग द फैमिली मिसफॉर्चून। देयर वॉज नो रिडीमिंग, कोई अंत नहीं था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। द फैमिली मिसफॉर्चून, परिवार जिन दुर्भाग्यों से, जिन बुरी किस्मतों से गुजर रहा था उस समय, और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। एज सून एज ही कुड एज्ड जस्ट 15, एज सून एज, और ज्यों ही कुड, वो हो सका, एज्ड जस्ट 15, मात्र 15 वर्ष आयु के जब ज्यों ही हेनरिक इब्सेन हुए, हेनरिक मूव्ड टू ग्रिमस्टैड। हेनरिक मूव टू ग्रिमस्टैड, तो हेनरिक ग्रिमस्टैड नामक एक स्थान पर चले गए। ए हैमलेट ऑफ सम 800 पर्सन 17 माइल्स डाउन द कोस्ट। ए हैमलेट, एक छोटा सा गांव, हैमलेट कहते हैं स्मॉल विलेज ऑफ सम 800 पर्सन, लगभग 800 व्यक्तियों वाला एक छोटा सा गांव, 70 मील, लगभग 110 किलोमीटर नीचे द कोस्ट, समुद्री किनारे के नीचे, और वो हेनरिक इब्सेन ग्रिमस्टैड नामक स्थान था। उसके गांव से, स्कैन से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी, यानी 70 मील की दूरी पर, समुद्र के नीचे की ओर, समझ रहे हो, समुद्र के नीचे, और उसका गांव था। समुद्र के नीचे मतलब समुद्र के तट पर मानो आप, तो समुद्र के किनारे, और उसका जो गांव था ग्रिमस्टैड, वहाँ पर हेनरिक इब्सेन चले गए। There he supported himself meagerly as an apothecary apprentice. There he supported himself, जहाँ उसने अपने आप को सपोर्ट किया। पहले तो खुद को सपोर्ट करना, परिवार एक बहुत भयंकर कंगाली की अवस्था से गुजर रहा था। ऐसी परिस्थितियों में जहाँ पर परिवार का जो मिसफॉर्चून थे, दुर्भाग्यों की जो श्रृंखला थी वो ख़त्म नहीं होने वाली थी, उसकी कोई दिखाई नहीं रह रहा था कि कब संकट और परिवार के ऊपर से हटेंगे। देयर ही, उस टाइम पे, ही माइग्रेटेड फ्रॉम स्कैन टू ग्रिमस्टैड, ए स्मॉल विलेज ऑफ 800 पर्सन 17 माइल्स डाउन द कोस्ट, समुद्र के किनारे लगभग 70 मील की दूरी पर ग्रिमस्टैड नामक एक छोटे से गांव में, जहां लगभग 800 लोग रहते थे, हेनरिक इब्सेन अपने घर से और माइग्रेट कर गए, वहां से चले गए वहां पे। देयर ही सपोर्टेड हिमसेल्फ, वहाँ उन्होंने अपने आप को सहयोग किया, यानी कि पहले तो खुद का खाना पीना, रहना, सोना, कमरा, इन चीज़ों को सेट करने के लिए जो पैसा चाहिए, ही सपोर्टेड हिमसेल्फ मीगरली, बड़े कंजूसीपन से। देखो, पैसे की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है लाइफ में, तो हर चीज़ आपको पैसे से ही है। इस मॉडर्निज्म में, आधुनिक ज़माने में हर चीज़, शिक्षा है तो पैसे से है, स्वास्थ्य तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे, अच्छे लाइफस्टाइल तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे, अगर आपको सुख सुविधा, घूमना फिरना, सारी फैसिलिटी चाहिए तो पैसे, तो पैसे का एक अपना
इम्पोर्टेंस है जीवन में। इसलिए हेनरिक इब्सेन ने बड़ी कंजूसी के साथ और अपने आप को सपोर्ट किया एज एन एपोथिकरी अप्रेंटिस। एपोथिकरी कहते हैं औषधकारी, औषधीय, जो औषधालय से संबंधित है। तो एक वैद्य के यहाँ और प्रशिक्षु अप्रेंटिस कहते हैं ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण लेने वाला। तो वो एक औषधिकार के यहाँ या वैद्य जी के यहाँ पर उसने अपने आप को और क्या है एक प्रशिक्षु के रूप में बड़े कंजूसीपन के साथ और अपने आप का सहयोग किया। वाइल स्टडिंग नाइट फॉर एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी, और दिन में तो वो वैद्य जी के यहाँ क्या है दवाई गोली जड़ी बूटी पीसना, तैयार करना, दवाई डोज तैयार करना पेशेंटों को देने के लिए, ये सारे कामों में व्यस्त रहता था हेनरिक इब्सेन। 15 वर्ष की आयु में जब उसने वहाँ एक औषधिकार या फिर वैद्य जी के यहाँ एक प्रशिक्षु की नौकरी की। इसके अलावा वाइल स्टडिंग नाइट्स फॉर एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी, और विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए वो रात रात भर अध्ययन कर रहा था। यानी कि देखो 15 वर्ष के आयु के बच्चे के अंदर किस प्रकार से आगे बढ़ने की, अपने आप को और उस दुनिया से अलग हटके जो इतना संकट में परिवार था उस समय, वहाँ से देखो किस प्रकार उसकी लाइफ चेंज होती है। कि हेनरिक इब्सेन दिन में औषधिकार के यहाँ पर प्रशिक्षु की नौकरी किया करते थे, वाइल स्टडिंग नाइट्स, और सारी रात भर अध्ययन करते थे फॉर एडमिशन, प्रवेश लेने के लिए, टू द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने के लिए। तो बच्चों विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेना, विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए अध्ययन की ज़रूरत पड़ती है ये। And during this period he used his few leisure moments to write a play। और इस दौरान 15 वर्ष की आयु में ग्रिमस्टैड जब वो पहुंच गए, वहाँ उन्होंने औषधिकार के यहाँ एक सर्विस की, प्रशिक्षु की, और इसके बाद में ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस अवधि के दौरान, इस समय के दौरान ही यूज्ड हिज फ्यू लेजर मूवमेंट्स, वो अपने लिए कुछ लेजर कहते हैं विश्राम के क्षण, जिस समय व्यक्ति आराम की अवस्था में हो। विश्राम एक अलग चीज़ है बेटा, नींद अलग चीज़ है। फ़र्क है विश्राम में और नींद में। कि दिन भर हम जो भी काम करते हैं, ठीक है, जैसे आप कॉलेज आए, या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, या फिर मैं मार्केट जा रहा हूँ, या फिर मैं टेलीविज़न पे न्यूज़ सुन रहा हूँ, या फिर मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, या फिर मैं लेसन प्लान तैयार कर रहा हूँ, या कुछ भी काम XYZ जब मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद में मैं फिर अपने आप को जब समय मिलता है तो रिलैक्स करता हूँ, आराम करता हूँ। उसको कहते हैं विश्राम के क्षण, जिस समय व्यक्ति कोई काम ना करे और बस आराम की मुद्रा में, और वो फिर कुछ अपने विचार करे। तो जो ऐसा समय उसको जब मिलता था, ऐसे क्षण उसको मिलते थे, मोमेंट्स कहते हैं पलों को, उन क्षणों को। तो एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस अवधि के दौरान, इस समय के दौरान ही यूज्ड हिज फ्यू लेजर मूवमेंट, उन्होंने अपने जो कुछ विश्राम के क्षण थे उनका उपयोग किया, किसमें, टू राइट ए प्ले, एक नाटक लिखने के लिए हेनरिक इब्सेन ने। कहा देखो दिन में वैद्य जी के यहाँ पर औषधि डोज तैयार करना, औषधि बनाना, दवाई गोली पेशेंट्स को देना, ये सारे काम। रात में यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने के लिए एग्ज़ाम की तैयारी जो चल रही है उसका अध्ययन करना। बीच में जो समय मिलता था विश्राम करने का, उसको आराम करने का, उस समय में उसने उस टाइम का उपयोग किस में किया, टू राइट ए प्ले, एक नाटक लिखने में। तो हेनरिक इब्सेन का जो पर्चा है बच्चों काफ़ी लंबा है। आज मैं पार्ट 1 में इसको यहाँ कंप्लीट करता हूँ, नेक्स्ट पार्ट में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू धन्यवाद।